हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से। तो देखते हैं क्या है। ये कहता है f इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन r एंड s इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स वेयर fx इज इक्वल टू 0। मींस आप s सेट के अंदर वो नंबर्स लेंगे जिनको f में पुट करके 0 आंसर आ जाएगा। और इस सेट का नाम क्या दिया है? जीरो सेट, मतलब जीरो सेट ऑफ f। और कहता है अगर आपके पास एक सीक्वेंस है S में जिसकी लिमिट है x, तो प्रूफ करना है जो x है वो S में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो पहले आपको इसका मीनिंग समझना है। xn बिलोंग टू S का क्या मतलब है कि जितने भी पॉइंट इस सीक्वेंस में है वो S में बिलोंग कर रहे हैं, तो f ऑफ xn 0 होगा। ठीक है, ये इसकी लिमिट है। ओके, आपको क्या प्रूफ करना है? x बिलोंग टू s, मतलब आपको सिर्फ इतना से शो करना है fx की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए तो क्या गिवन दिया हुआ है? सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r, therefore f is continuous एट x। पूरे रियल नंबर के सेट पे कंटिन्यूअस है तो x पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। ऑल्सो xn कन्वर्जिंग टू x, देयरफॉर बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी we have limit n tends to infinity। f कॉन्टिन्यूअस है x पे, xn x पे कन्वर्ज करता है, तो जो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया वो क्या कहता है? fxn की लिमिट fx होगी। ओके, इसकी वैल्यू 0 है। क्यों 0 है? बिकॉज xn बिलोंगिंग टू s। तो s में जितने भी पॉइंट हैं उसको फंक्शन में लिखेंगे तो कितना आएगा? 0। सो आपको क्या मिलता है? सो यू फाउंड दैट fx इज इक्वल टू 0। और अगर fx 0 है तो इसका मतलब क्या होगा? x बिलोंग टू s, क्योंकि कंडीशन यही है ना s के लिए। अगर fx 0 है तो जो x है वो s सेट का मेंबर है। यही आपको प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इसमें कहता है A इज सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ R एंड G इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ F ऑन A। सो रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि G रिस्ट्रिक्शन है F की। इसका मतलब G का डोमेन A है और F का डोमेन B है एंड एक्चुअली बोथ आर सेम फंक्शन। ठीक है, इसका मीनिंग लिखा है gx इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन फंक्शन की डेफिनेशन हम चैप्टर 4 में भी पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 4.1 में। ठीक है, सो क्या कहते हैं? इफ f इज कंटीन्यूअस एट c देन शो दैट g इज कंटीन्यूअस एट c। ठीक है, अगर बड़े वाला फंक्शन मतलब बड़े डोमेन का फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है c पॉइंट पे, तो जो स्मॉलर डोमेन का फंक्शन है वो भी c पॉइंट पे कंटीन्यूअस है, ये शो करना है। ठीक है, सो पहले हम a पार्ट का सॉल्यूशन लिखते हैं। So to show g is continuous, so let absolute greater than 0. So since given क्या दिया f, since f is continuous at c, therefore for epsilon greater than 0 there exists delta depending on epsilon greater than 0 such that if x बिलोंगिंग टू b, देखो f की जो डोमेन है वो b है। कैसे पता चल रहा है? g इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ f ऑन a, मतलब g जो है अगर f की रिस्ट्रिक्शन कब है? a सेट पे। मतलब अगर f की डोमेन को छोटा कर दें, b से a कर दें, तो वो g फंक्शन बन जाएगा। तो जो f की डोमेन है वो फिलहाल b है, g की डोमेन a है इसमें। ठीक है,
सो इफ x belonging to b and mod x minus c is less than delta, then fx minus fc less than r. ठीक है, इसको हम सेट की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो थोड़ा सा हमें आसान लगेगा. x belonging to b and x belonging to, इसको कैसे लिख सकते हैं? c minus delta to c plus delta which is equal to v delta c. Then fx belong to fc minus epsilon fc plus epsilon. Or if x belonging to b intersection v delta c, then fx belong to v epsilon fc. ठीक है, अब देखो x इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. हमें क्या चाहिए? हमें स्मॉलेस्ट फंक्शन जो है g जो फंक्शन है इसके डोमेन पे जाना है. मेन प्रॉब्लम ये है. तो हम लेट करते हैं, लेट x belonging to a intersection v delta c. नोट दैट यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. नोट a intersection v delta c is नॉन एम्प्टी. ठीक है, क्योंकि हम अपनी तरफ से एक सेट में एलिमेंट ले रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस सेट में हम डील कर रहे हैं वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए. तो ये नॉन एम्प्टी क्यों है? v डेल्टा c क्या चीज होती है? c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा. तो इसमें c है ऑलरेडी. अच्छा, a के अंदर भी c है ऑलरेडी. दिस वन a के अंदर भी c है तो इसका मतलब है कि इसमें दोनों में c तो है तो ये नॉन एम्प्टी सेट है. सो ऐसा हम कर सकते हैं. अब x अगर आपने इसमें लिया हुआ है तो दिस इंप्लाइज x बिलोंगिंग टू b इंटरसेक्शन v डेल्टा c ऑल्सो. उसका रीजन बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b. आपने इसमें एलिमेंट लिया, a सबसेट b है तो बड़े सेट में तो होगा ही होगा. तो आपको क्या मिला यहां पर? सो दिस इंप्लाइज अगर x इसमें बिलोंग करेगा तो इस कंडीशन से आपको क्या मिला? fx बिलोंग टू v epsilon fc. ठीक है, अब देखिए दिस इंप्लाइज fx किसके इक्वल है? gx के. और fc किसके इक्वल होगा? gc के. बिकॉज x b में बिलोंग कर रहा है. ठीक है, क्योंकि अगर x b में बिलोंग, बिकॉज x बिलोंगिंग टू a, है ना? क्योंकि अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो कंडीशन क्या दी हुई थी आपको फर्स्ट क्लास में? मैंने अभी इरेज कर दी यहां पर कि fx और gx इक्वल है. ठीक है, तो fx और gx इक्वल है. सो हमने क्या प्रूव कर लिया? इफ x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन v डेल्टा c, देन gx belong to v epsilon gc. तो ये किसकी डेफिनेशन है? g is continuous at c. ठीक है, तो ये होगा. इसको एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. हमने गिवन दिया हुआ है कि f कॉन्टिन्यूस है c पर. ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें. f की डोमेन जो है वो b है और जो g की डोमेन है वो a है और a सबसेट ऑफ b है. ठीक है, गिवन दिया है f इज कॉन्टिन्यूअस एट c. सो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई की, उसमें कोई इशू नहीं है कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट दिस हैपेंस. ठीक है, इसको हमने सेट की फॉर्म में लिख लिया. बार बार लिखते रहते हैं तो यहां तक आप पहुंच जाएंगे. यहां तक कोई इशू नहीं है. अगर आप डेफिनेशन याद कर लेते हैं कॉन्टिन्यूटी की, यहां तक कोई इशू नहीं. अब देखिए, आपको प्रूफ करना है g कंटिन्यूअस है c पे. तो आपको क्या चाहिए? फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that if x belong to domain of g and mod of x minus c is less than delta, then mod of gx minus gc less than epsilon. तो हमने एक x अपनी तरफ से यहां पिक किया. कह रहे हैं if x belong to this, ये क्या है? x belong to domain of g और ये कंडीशन क्या कहती है? mod x minus c less than delta. अच्छा, हम अपनी तरफ से पिक करके चल रहे हैं आर्बिट्री एलिमेंट.
तो नॉन एम्प्टी है, बस ये जस्टिफाई करना होगा। तो उसका रीजन क्या है, ए के अंदर सी बिलोंग कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, इसके अंदर भी सी होता है, तो मिनिमम सी तो दोनों में है, तो नॉन एम्प्टी है। सो x बिलोंग टू दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू दिस, व्हाई a सबसेट b, ये वाला सेट तो कॉमन है, तो अगर a में है तो b में होगा। अब देखो अगर x b में होता है तो इक्वेशन 1 क्या कहती है, अगर x इसमें है तो fx ऐसा होगा, हो गया। अब x कहां बिलोंग कर रहा है, x a में बिलोंग कर रहा है, x a में पिक किया है हमने, तो अगर x a में है तो fx और gx इक्वल है, गिवन दिया था। c जो है वो भी a में है, तो fc और gc भी इक्वल। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि if x belong to this then gx belong to this, और ये क्या चीज है, ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है। इट मींस g is continuous at c, ठीक है। अब हम b पार्ट की बात करते हैं। b में क्या कहते हैं, show by example that if g is continuous at c it need not follow that f is continuous at c। तो हमें एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है जिसमें g कॉन्टिन्यूस है लेकिन f कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। सो देखिए b पार्ट का सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, हमने एक सेट लिया a, ये b, आप देख सकते हैं a सबसेट ऑफ b है। fx फंक्शन इस तरीके से चूज किया कि 1 से 3 में वो 1 है और 3 to 4 में 2 है, 3 से ओपन है सेट। अब gx फंक्शन चूज किया, gx कैसा चूज किया, रिस्ट्रिक्शन ऑफ f ऑन a। इसका मतलब क्या है कि जो f फंक्शन है वही लेना है, बस डोमेन a के अंदर लेना है। a क्या है 1 से 3, तो 1 से 3 में g किसके इक्वल है, सॉरी f किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो आपका जो gx है वो कितना हो गया, 1 हो गया। क्या करना है इसमें, आपको f वाला ही पार्ट लेना है, बस a डोमेन का लेना है। ये मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन का कि डोमेन कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो डोमेन 1 से 3 है तो उसमें 1, तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब इसमें देखिए क्लियरली g is continuous, since g is a constant function on a, therefore g is continuous at every point of a। Here f is not continuous at x is equal to 3। यहां पर आप नोटिस कर सकते हैं कि जो आपका f फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है 3 वाले पॉइंट। अगर आप f3 की वैल्यू निकालते हैं f3 तो कितना आने वाला है 1, और अगर 3 की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इस वाले डोमेन में निकालेंगे 3 प्लस में तो कितना आएगा 2, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आएगी 1। सो दैट्स व्हाई द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट, सो क्यों नहीं कंटिन्यूअस है, एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1 एंड राइट हैंड लिमिट इज 2, ठीक है। तो आप ये रीजन दे सकते हैं। अगर आपको सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से वेरिफिकेशन देना है तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं एक बार। अगर आपको शो जस्टिफाई करना है कि कंटिन्यूअस नहीं है, जो मेथड हम पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में एनालिसिस वाला मेथड, अगर उस मेथड से जस्टिफाई करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो हम कैसे करेंगे। देखिए सपोज इस वाले पार्ट को तो हमने लिख दिया कि ऐसे नहीं है, स्कूल लेवल का मेथड यूज करके लेफ्ट राइट, बट अगर एब्सोल्यूट डेल्टा वाले तरीके से या डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरिया से जस्टिफाई करना है तो कैसे करेंगे। सो वी पिक ए सीक्वेंस, तो एक सीक्वेंस लेंगे 3 प्लस -1 raised to power n divided by n, ये सीक्वेंस लिया। सो क्लियरली लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज 3,
n टेंड्स टू इंफिनिटी पे। अच्छा एफ एक्स एन निकालते हैं, इसमें एक्स एफ एक्स एन लिखो तो कितना हो जाएगा, इवन ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर सपोज मैं n की वैल्यू इवन लेता हूं, n की वैल्यू इवन, तो जो माइनस वन रेज़ टू पावर n है वो प्लस हो जाएगा, और प्लस होने का मतलब है 3 से बिगर हो जाएगा, और 3 से बिगर अगर आप इनपुट डालते हैं तो 2 हो जाता है। तो क्या कहते हैं, इफ n इज इवन तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। और इफ n इज ऑड, तो अगर ऑड होगा तो ये -1 बाई टाइप आएगा नंबर, तो 3 माइनस समथिंग मतलब लेस देन 3 तो 1, है ना। दैट इज आप ऐसा कह सकते हैं, अगर इवन नंबर डालेंगे तो 2 और ऑड नंबर डालेंगे तो 1, ठीक है। सो सबसीक्वेंस क्राइटेरिया लग गया, सिंस एफ एक्स एन हैज 2 डिफरेंट subsequences which converge just to different limit, therefore the sequence fxn is not convergent, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस fxn कन्वर्जेंट नहीं है तो आपका डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरिया क्या कहता है कि आपका फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। तो बाय डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरिया f is not continuous at x is equal to 3, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया इस पार्ट का। तो वेरिफिकेशन डिपेंड करती है कि कितने मार्क्स का एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है। अगर कम मार्क्स का है तो इतना सोल्यूशन लिखना सफिशिएंट है ये वाला, और अगर आपको लगता है 6 मार्क्स का फुल फ्लैश क्वेश्चन आया है देन यू हैव टू गिव द प्रूफ, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन मार्क्स, अदरवाइज बोथ आर द सोल्यूशन ऑब्वियसली। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, शो दैट एब्सोल्यूट फंक्शन fx इज इक्वल टू दिस, इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन भी कह देते हैं, इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तो हमें शो कर रहा है मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो हर रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होता है। तो कैसे जस्टिफाई करें, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, सो टेक डेल्टा, यू कैन चूज इजीली डेल्टा हियर। तो अभी डिसाइड करते हैं क्या होगा। नाउ इफ x is a real number and mod x minus c is less than delta, then mod of fx minus fc कितना होगा, देखो fx की वैल्यू क्या है, mod x और इसकी mod c। तो जो हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी की कलेक्शन होती है उसमें एक ये भी प्रॉपर्टी होती है, mod of mod x minus mod y is less than equal to mod x minus y, ठीक है, यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। और mod x minus y किससे लेस देन है, डेल्टा से। अगर हम डेल्टा को एप्सिलॉन के इक्वल चूज कर लें तो ये कंडीशन इस तरीके से फुलफिल हो जाएगी। तो हम क्या कह पा रहे हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन चूज सम पॉजिटिव डेल्टा सच दैट इफ x belong to R and mod x minus c less than delta, then mod fx minus fc is less than epsilon. It means मेरा फंक्शन जो है कैसा है, f is continuous at c, since c belonging to R is arbitrary, therefore f is continuous on R. So हर रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, let k is positive and f is a function which satisfies this condition, mod fx minus fy less than equal to k times x minus y for all x y belong to R, show that f is continuous at every real number, ठीक है। सो सेम तरीका, वैसे यहाँ पर c मेंशन किया हुआ है तो जरूरत तो नहीं है
लेकिन अगर आप चाहें तो एक बार लिख भी सकते हैं, ठीक है। मैंने उसमें भी नहीं लिखा, चाहे तो आप फर्स्ट लाइन सबसे पहले लिख सकते हैं, टेक सी इज ए रियल। ओके, नाउ लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब डेल्टा ढूंढना है, कैसे ढूंढना है? सो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। टेक डेल्टा इज इक्वल टू दिस। स्टार्टिंग में अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो लास्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पहुंचते हैं तो फिर लास्ट में लिख सकते हैं इफ वी टेक डेल्टा इज इक्वल टू दिस, तो वो भी सही है, कोई इशू नहीं। नाउ इफ x बिलोंग टू डोमेन, तो डोमेन रियल नंबर है एंड मॉड x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, देन fx माइनस fc कितना होगा? व्हाट इज fx माइनस fc? इट इज गिवन दैट इट इज k टाइम्स mod x minus c, okay, and mark this as 1, so this is by 1। क्यों लिख सकते हैं उससे? क्योंकि ये कंडीशन एवरी रियल नंबर x y के लिए ट्रू है, तो हमारा x रियल नंबर है, c भी रियल नंबर है, तो यहां x और c लिख दिया। मतलब आप क्या कह सकते हैं, इन पर्टिकुलर टेक y इज इक्वल टू c, मतलब वेरिएबल का नाम बदल दिया बस, और कुछ नहीं। अब देखो यहां पर पहुंच गए, अब यहां हम लेके चलते हैं लेस देन डेल्टा है, तो k टाइम्स डेल्टा, तो हम डेल्टा को क्या सुटेबली चूज कर सकते हैं ताकि ये कट जाए? एप्सिलॉन बाय k ले सकते हैं। डिनोमिनेटर में k लिखना बिल्कुल अलाउड है बिकॉज k इज पॉजिटिव, एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है, so epsilon by k is positive, so I'm writing here epsilon by k which becomes epsilon. Okay, so fx minus fc less than epsilon, so this implies f is continuous at c, so this implies f is continuous on R. Since c is a arbitrary real number, so function is continuous.